नमस्कार, मैं संदेश आपको आज मिलाने जा रहा हूँ राजस्थान राजनीति के एक ऐसे जानकार से जो कांग्रेस पार्टी से हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आपकी मिसेज जो हैं सरपंच का चुनाव लड़ चुकी हैं, प्रधान का चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार इन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ महावीर सिंह जी सुकरलई, पाली विधानसभा क्षेत्र से ये कांग्रेस के नेता हैं। इनसे जानेंगे अब जो ये चुनाव आ रहे हैं इन पर आपकी क्या राय है, और जो पिछले 25 साल से आप पाली से जुड़े हुए हैं, पाली के विकास कार्य को लेके आपका क्या मानना है। नमस्कार महावीर जी। नमस्ते। महावीर जी, आप भी बताएं, पहले आपसे मैं थोड़ा दो राजस्थान में सवाल पूछ लेता हूं। राजस्थान की जो लीडरशिप है और ख़ुद मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उनका कहना है कि इस बार जो हमारी सरकार है, योजनाओं के बूते, स्कीम के बूते, काम के बूते वापस रिपीट हो रही है। आपका क्या मानना है। 100% रिपीट होगी राजस्थान में, रिवाज बदलेगा और राजस्थान में दोबारा लगातार कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए, जन कल्याण के लिए जो स्कीम्स लागू की है, वो मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक स्कीम लागू की, और अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो हिंदुस्तान की धरती पे कभी जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने किया है। आज राजस्थान में जनता को जो स्वास्थ्य का अधिकार मिला है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इकलौती एक अनूठी स्कीम है, जहाँ पर 25 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। 10 लाख का इसमें दुर्घटना बीमा है। आज स्वास्थ्य के बाद हम जब शिक्षा की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा है हमारे बच्चों की। किसी स्कूल में आप जाके पूछ लेना कि भाई आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें फ़ीस लगती है, वो कहेंगे नहीं सरकार दे रही है। किताबें उनको पूछते हैं तो वो कह रही है सरकार दे रही है। स्कूल की यूनिफॉर्म सरकार दे रही है, यूनिफॉर्म की सिलाई का पैसा सरकार दे रही है, दोपहर का खाना सरकार दे रही है, और स्कूल में दूध पिलाने का काम भी सरकार कर रही है। बच्चियों को अगर स्कूल दूर है जाने के लिए साइकिल सरकार दे रही है, और जो कॉलेज में जो पढ़ती है बच्चियाँ, वो मेधावी बच्चियाँ हैं, उनको स्कूटी सरकार दे रही है। तो इस तरह से शिक्षा को लेकर भी उन्होंने अनूठा काम किया। आज रसोई गैस जो उज्ज्वला कनेक्शन के नाम से केंद्र सरकार ने लोगों को सब्जबाज दिखाया और कहा हम आपको, महिलाओं को कहा हम धुएं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हम आपको निःशुल्क सिलेंडर दे रहे हैं। और आज निःशुल्क सिलेंडर उनको दिए और फिर उनको पता चला कि इसकी जो मूल्य है वो 1150 तक पहुंच गया है। वो सिलेंडर 100 पीस बन के रह गए थे। अशोक गहलोत जी ने माताओं बहनों के दर्द को समझा और ये तय किया कि उज्ज्वला में जिन्होंने कनेक्शन लिया उनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। ऐसी स्कीम देश में कहीं नहीं मिल रही है जो राजस्थान में दी जा रही है। आज अन्नपूर्णा का किट दिया जा रहा है। हमारे जो NFS से जुड़े हुए लाभार्थी है उनको महीने के महीने एक किलो दाल दी जा रही है, चावल दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, मसाले दिए जा रहे हैं। तो स्कीम मैं आपको गिनाना शुरू करूंगा तो आपका और मेरा समय बहुत कम पड़ेगा। ठीक बात है। और बिजली 100 यूनिट तक घरेलू बिजली दी जा रही है, 2000 यूनिट तक की किसानों को बिजली माफ़ की जा रही है प्रति महीने की बात कर रही है। और उसके बाद में राजस्थान में नए जिले बनाने का बात हो, पाली को संभाग बनाने की बात हो, राजस्थान में सड़कों का जो जाल बिछने की बात हो, हर मामले में अशोक गहलोत जी ने चिकित्सा में, स्वास्थ्य के अंदर, सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया। आज बच्चों के लिए कोचिंग की सुविधा उन्होंने की, अनुप्रति कोचिंग योजना में। आज राजीव गांधी स्कॉलरशिप के नाम पे उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी बड़ा एक हाउस बना रहे हैं जहाँ बच्चों के रहने की, कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह का काम जो अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है, इसको लेकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 100%, 101% राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप। आपने भी मुझे बहुत काम किया है महावीर साहब, मगर क्या आपको लगता है कि पार्टी लेवल पे राजस्थान में जो अभी हम पिछले 4 से 5 दिनों में देख रहे हैं, सचिन जी पायलट, अशोक जी गहलोत, क्या विधानसभा चुनाव के बाद अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो ये विवाद वापस गहराएगा, या ये जो विवाद हुआ था इसके कारण पार्टी को इस चुनाव में कोई नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, हमारे आलाकमान के बैनर तले कांग्रेस पार्टी के सब नेता एकजुट हैं। एकजुट अभी आप देख रहे हो, सबने मीटिंगों में एकजुटता होकर, हमारे जो टिकट जितने भी डिक्लेयर हुए एकजुट होकर किए, और आने वाले समय में एकजुटता के साथ में सरकार बनाएगी। कोई आपस में विवाद ही नहीं है तो कौन सा असर होने वाला है। सरकार सिर्फ अपने काम के बूते पर, जन कल्याण के बूते पर, राजस्थान के चहुमुखी विकास के बूते पर जनता के बीच जा रही है। और पहली बार आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर कहीं भी सरकार के विरोध में कभी भी कोई देखने को नहीं मिला। पिछले 5 साल में आपने पाली में कभी कोई आंदोलन देखा सरकार के खिलाफ? कहीं भी, पाली की बात करूँ, पाली से लेकर जयपुर तक कहीं सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश यात्रा निकालनी शुरू की, लोगों का समर्थन नहीं जुटा, भीड़ ही नहीं जुट पाई। और आज टिकट वितरण होने के बाद में भी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में आपस के अंदर कितनी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस एकजुट है, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और वापस सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी जो सीट है
विधायक क्लियर नहीं किए हैं कि भाई भाजपा की बहुत सारे टिकट जो है फाइनल हो चुके हैं, कांग्रेस के अभी कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कहीं पीछे नहीं है, हमारे 2 सूची जारी हो चुकी है और आने वाले समय में 30 तारीख तक लगभग मेरे ख्याल से सभी टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। और टिकट तो व्यक्ति को है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, लेकिन हाथ का सिंबल तो हमारा अजर है, अमर है, तिरंगा झंडा हमारा अजर है, अमर है। तो हाथ का सिंबल हमारे पास है और कार्यकर्ताओं को सबको ये पता है कि जो सिंबल लेकर आए, हाथ का सिंबल हमारे साथ है और उसको हमें जिताना है। लेकिन आपको ये तो लगता है ना कि जितना पार्टी लेट करेगी टिकट बंटवारा, उतना प्रत्याशी को प्रचार करने का समय कम मिलेगा? ये पार्टी की स्ट्रेटजी की बात है, वो किस तरह से टिकट डिक्लेयर करी है और 2 सूची उन्होंने जारी कर दी, सब लोगों ने उसका स्वागत किया और आने वाली सूचियों का स्वागत करेंगे। ठीक बात है। महावीर जी, अब मैं आता हूँ पाले के ऊपर। पिछली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि विधानसभा चुनाव के बाद में आपने पाली में सक्रिय राजनीति में क्या सहयोग किया? देखिए, मैंने 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और लास्ट मोमेंट पे मुझे, जैसा कि आपने भी पूछा था, टिकट दिया गया था। तत्कालिक परिस्थिति थी, मैं चुनाव नहीं जीता और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने मुझे एक सीख दी कि चुनाव हार गया कोई बात नहीं, जनता के बीच में रहो, जिन्होंने वोट दिए उनको, नहीं दिए उन सबको धन्यवाद दो, उनकी समस्या को लेकर सरकार तक पहुंचाओ। और मैंने ईमानदारी के साथ में पिछले 5 साल में वो काम किया। और मैं ये कई बार कहता हूँ कि भाई मैं आपका विधायक तो नहीं बन पाया, लेकिन डाकिया बनकर 365 दिन और 24 घंटे काम कर रहा हूँ और वो पिछले साल मैंने 5 साल वर्षों में किया और उसके सार्थक परिणाम भी पाली को मिले। जब चुनाव खत्म होते ही 2-3 आपदाएं कंटिन्यू आई 2 सालों के अंदर, बाढ़ आ गई तो मैं लोगों के बीच में, नया गाँव पठान कॉलोनी में अब जाके पता करना, मैं उनके साथ में खड़ा रहा, विकास नगर में साथ में खड़ा रहा। फिर टीडी का हमला हो गया किसानों के खेतों के अंदर, उनकी फसलें चौपट हो रही, तो टीडी को किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए या वो टीडी को यहाँ से कैसे भगाया जाए, उस टीडी के खात्मे में मैं किसानों के साथ में खड़ा रहा। 8 दिन तक उन लोगों के बीच में खड़ा रहा, मुख्यमंत्री जी तक से बात की। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ कि इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है कि मैंने एक मैसेज किया, उनका तुरंत उस समय मेरे पास फ़ोन आया कि भाई टीडी का है, तुम साथ में खड़े रहना और किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने हाथों हाथ कलेक्टर साहब को वगैरह सब प्रशासन को भेजा, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और कम से कम नुकसान रोहित क्षेत्र के अंदर हुआ। फिर आया कोविड आया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के अंदर जो हमारे दिसावर में जो भाई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए गए हुए, वो भी आ गए। तो लोगों के सामने सबसे पहले कई परिवार ऐसे थे जिनके सामने संकट हो गया, खाने की स्थिति भी तकलीफदेह हो गई, जो पर डे कमाने वाले लोग थे। मेरे से जितना बन पड़ा, मेरी कोई इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज आप जिस मकान में बैठे वो किराए का मकान है। तो मेरे से जो बना पड़ा, मेरे यार दोस्तों से सहयोग के साथ में मैंने पाली के हर वार्ड में, रोहिट की हर पंचायत में 50-50 राशन के किट दिए। उसके अलावा भी जहाँ मुझे ज़रूरत लगी कि वहाँ तो मैंने राशन के किट भी सैकड़ों की संख्या में राशन के किट लोगों तक पहुँचाए। उसके बाद में मनरेगा शुरू कर दिया सरकार ने कि भाई लोगों के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है मनरेगा। तो उस समय सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत थी कि लोगों में अवेयरनेस कैसे आए कि भी वो हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करे, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करे। तो मास्क की भी ज़रूरत थी। तो मैंने लगभग हर मनरेगा के लेबर तक, रोहिट के हर गांव ढाणी तक मैं पहुंचा और मैंने लगभग 40,000 लोगों तक मास्क पहुंचाए। और मुख्यमंत्री, उस समय गर्मी के दिन थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भी खाली हाथ मत जाओ, कोई ठंडी छाछ या जूस वगैरह लेके जाओ। तो मैं हर लोगों तक जूस लेके एक दिन के लिए गया, जिस दिन मास्क देने गया, तो कम से कम मैं लोगों तक पहुँचा, उनको समझाइश भी की, जगह जगह बैनर होर्डिंग भी लगाए, पैम्पलेट भी बताए, बाजार के अंदर भी हमने यात्रा टाइप निकाल के कि भाई लोगों को समझाने का काम किया कि भाई आप मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो, सैनिटाइज करो, हाथ धो साबुन से बार बार, इसको लेकर हमने प्रयास किए। उसके बाद में तीसरी जब वेव आई तो उस समय ऑक्सीजन की कमी वाला मामला था। मैं बांगड़ अस्पताल में खड़ा रहा 2 महीने तक, मुझे खुद को भी कोविड हुआ था। पाली भर्ती रहा, फिर एम्स जोधपुर में भर्ती रहा। ईश्वर की कृपा थी कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, लेकिन मैं 2 महीने तक अस्पताल में रहा। मेरे मित्रों के सहयोग से, समाज सेवी लोगों के सहयोग से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के सारे हमने रोहिट के अंदर कोविड केयर सेंटर खोला। दलपतगढ़ विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर 25 बेड का अस्पताल खोला। तो कोविड में भी हम सक्रिय रहे। उसके बाद में रीड के एग्ज़ाम हुए तो मुख्यमंत्री ने कहा जो परीक्षार्थी है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कोई वोटर्स नहीं थे, लेकिन हमने इंसानियत के नाते बाहर से जितने भी परीक्षार्थी आए उनके रोहिट के अंदर रहने के लिए, खाने के लिए प्रबंध किया, उनको सेंटर तक ले जाने का प्रबंध किया। तो रीड के एग्ज़ाम में भी हम उनके बीच में रहे। लंपी आई तो हमारे से जो योगदान बन पड़ा हमने वो भी उस समय भी दवाइयों का किया, हमने सब जनप्रतिनिधियों को साथ लेके किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस आपदा के समय में सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी समाज सेवियों ने, उद्यमियों ने अपनी ओर से जिसको जो बन पड़ा उन्होंने सबने सहयोग किया और हम इस आपदा से निपटे। और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोविड
को रोकने के लिए जो काम किया वो ऐतिहासिक काम रहा है। उन्होंने अलग अलग वीसी के माध्यम से हर लोगों से बात कर जितना उन्होंने बन पड़ा उन्होंने वो काम मुख्यमंत्री जी ने किया। तो उनके मार्गदर्शन में हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो हमें संस्कार दिए, हमारे परिवार ने जो संस्कार किए, उसको मानते हुए हम लोगों के बीच में रहे। जमुरी का आयोजन हुआ रोहिट में, एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ, दुनिया का बड़ा मेला, देश का सबसे बड़ा बिल्कुल। उसमें भी हम पूरे वहाँ पे सक्रिय रहे। पूरे हाइक पे जो स्टूडेंट जा रहे थे डुंडली में, तो प्रधान जी ने अपनी ओर से उनके खाने पीने की व्यवस्था की। तो ये हमने 5 साल आपदाओं में लोगों के बीच में रहे। अब बात आती है विकास की। तो मेरे सामने ज्ञानचंद पारख जी है जो पिछले 5 टर्म से चुनाव जीत रहे हैं। ज्ञान जी के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं 1 मिनट आपसे बात कर लूँ। मैं आऊँगा क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज लेना है आपसे, आप सक्रिय राजनीति में हो पाली में। महावीर जी, पिछले 5 सालों में आप जन जन तक पहुँचे, जागरूक किया लोगों को, चाहे राजस्थान में कोई भी विपदा आई हो, अपने विधानसभा क्षेत्र में आप हमेशा सबके बीच में रहे। क्या इस चुनाव में आपने अपनी दावेदारी करी आगे हाईकमान को? बिल्कुल किए मैंने। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है पार्टी हमारे एक नाम पे विचार करेगी और मुझे उम्मीदवार बना के फिर जनता के बीच में भेजेगी। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछता हूँ महावीर जी। मैं पाली में अभी 10 डिबेट कर चुका हूँ, हर मोहल्ले में जाके। सबका ये कहना होता है कि पाली में कांग्रेस के वोटर तो हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक इसलिए जीतते हैं कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये चुनाव के समय एक जाजम पे नहीं आ पाती। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो भुगत भोगी हूँ, पिछला चुनाव क्यों आ रहा है वो जनता के सामने है। लेकिन मैं तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे मेरी बात सुनो, मैं 95 में NSY से जुड़ा, 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब, तो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा। NSY में मैंने काम किया। 2001 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे हो गया, चुनाव नहीं हो पाया। यूथ कांग्रेस में काम किया, जिला कांग्रेस में काम किया, और पिछले 95 से लेकर 2023 तक पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी, चाहे पंचायती राज चुनाव में भेजा, म्यूनसिपलिटी के चुनाव में भेजा, संगठन में विभिन्न पदों पे भेजा, गुजरात चुनाव में मुझे 2 बार AICC ने ऑब्जर्वर बना के भेजा, महाराष्ट्र चुनाव में ऑब्जर्वर बना, संगठन में चुनाव का मैं BRO रहा। मैंने ईमानदारी से उस काम को पूरा किया। और 95 से लेकर 2023 तक, मैंने तो 2018 में चुनाव लड़ा। उससे पहले पार्टी ने चाहे किसी को भी, चाहे भीमराज भाटी जी 3 बार चुनाव लड़े, टिकट लेके आए। 90 में तो मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन उसके बाद में भी वो जब चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, मैं उनके साथ रहा। केवल चंद गुलेचा जी टिकट लेके आए, मैं उनके साथ रहा। मानवेंद्र सिंह जी रोहित गेट वाले टिकट लेके आए, मैं उनके साथ रहा। तो मैं मेरा कह सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जिस किसी को भी भेजा, मैंने पहले भी आपको ये कहा कि हमारा ध्येय ये है कि कांग्रेस पार्टी को जितना, हाथ का निशान को जिताना है, ये हमारा ध्येय है और आगे भी यही है। मैं मांग रहा हूँ यहाँ से टिकट। मेरी धर्मपत्नी जो प्रधान है रोहित में, और वो जिले में एकमात्र कांग्रेस पार्टी की प्रधान है, वो भी मांग रही है। उसके बावजूद भी मैं आपके सामने से ये कह रहा हूँ कि मुझे दे पार्टी, मुझे उम्मीद है कि हमें देगी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का जो निर्णय होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस किसको भी पार्टी यहाँ उम्मीदवार बना के भेजेगी, हम तन मन से उसकी मदद करेंगे। आप 100% एकदम मन से संतुष्ट होकर बात कह सकते हैं कि अगर पार्टी टिकट किसी को दे, चाहे आपको दे, चाहे भीमराज जी भाटी को, चाहे और किसी प्रत्याशी को दे, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सीट निकालने में सफल होगी? डेफिनेटली जीतेगी, डेफिनेटली जीतेगी। लेकिन मैं ये सवाल महावीर जी, मेरे साथ सभी लोगों से, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से, सभी दावेदारों से भी यही उम्मीद है कि सबकी भावना यही होनी चाहिए कि टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, पार्टी का निर्णय हमें मानना चाहिए और जिस किसी को मिले उसके साथ लग के उसको जिताना चाहिए। और हम सब अगर मेहनत करेंगे तो कोई दो राय नहीं कि पाली से कांग्रेस नहीं जीतेगी, 100% जीतेगी। ये चर्चा भी चल रही है कि अगर पाली से कांग्रेस को जिताना है तो अशोक जी गहलोत खुद अपना पाली से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको उसमें क्या संभावना लग रही है? देखो, वो निर्णय मुख्यमंत्री जी का है, ऐसा कोई होता है तो हम तो उनका स्वागत करेंगे। मतलब आप खुश हैं? क्यों नहीं खुश है? ये एक बहुत बड़ा मौका मिलता है कि हमारा एक बड़ा लीडर यहाँ से अगर आते हैं तो हम खुश हैं, लेकिन ये उनका निर्णय है और पार्टी का निर्णय है। पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है। अगर पाली से अशोक जी गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो क्या पाली के आसपास जो सीटें उन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% पड़ेगा। अब मैं आता हूँ आपको, सक्रिय राजनीति में है महावीर जी आप। पिछले 25 साल में पाली विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, जो नहीं हुए, उन पे आप प्रकाश डालो कि मतलब यहाँ से जो विधायक हैं, जो सरकार रही, उनकी क्या क्या खामियां रही, आपको क्या लगता है? अगर आपकी सरकार होती, आपके पार्टी का विधायक होता, तो अब तक पाली कहाँ होता? देखिए, जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है कि वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का मामला हो, पेयजल का मामला हो, बिजली का मामला हो,
इन सब चीज़ों पे वो अपने विधानसभा क्षेत्रों को किस तरह से आगे लेके जाए, और लोगों को क्या चाहिए, उसको समय पे पानी मिलना चाहिए, उसको समय पे स्वास्थ्य का जो है तो वो उसको स्वास्थ्य का अधिकार तो मुख्यमंत्री ने अधिकार ही दे दिया, तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं समय पे मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए उचित शिक्षा मिले, उनको स्कूल्स मिले, कॉलेज में फैकल्टीज मिले, और अच्छी सड़कें हो, यही चाहते हैं। और पाली की जो बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, जिससे मैं लंबे समय से लड़ा, उसका समाधान हो। लेकिन पिछले 25 सालों में आपने देखा होगा कि जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि जो जीतता है उसका जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्माण नहीं हुआ, और ये पाली की जनता भी भली भांति जानती है। प्रयास करने चाहिए। मैंने हारने के बाद में जो प्रयास कर रहा हूँ और उसमें जो मेरे को सफलता मिली है, मैं संतुष्टि भाव में आपको कह सकता हूँ, मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ कि जो जीत के जो काम नहीं करवा पाए, हमने हार के समस्या को सरकार तक पहुँचाने का काम किया तो सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक हमने बात पहुँचाई। मैं पानी की बात कर रहा हूँ। 25 साल से एक विधायक जीत रहे हैं, और क्या हालत होती है गर्मियों के दिनों में, ट्रेन से पानी की सप्लाई। रोहिट के गांव ढाणियों में क्या होता है, टैंकरों से पानी का परिवहन होता है, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाके टैंकरों से पानी। क्यों ऐसी नौबत आती है? इसलिए आई कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे पास पूरे ज़िले में एकमात्र जवाई बांध पानी का सोर्स रहा। जवाई में पानी है तो हमारे पास पानी, और जवाई में पानी नहीं है तो हमारे पास पानी नहीं है। राशनिंग होती है हमारे शहर के अंदर, 24 घंटे की पानी की सप्लाई को लेकर पाइपलाइन बिछ रही है, और 24 घंटे में हम 1 घंटे भी पानी नहीं दे पा रहे थे। क्यों हुआ? ये हमारी जनप्रतिनिधियों की जो जीत के जाते लोग हैं, उनकी फेलियर होने की वजह से ऐसा हुआ। और हमने प्रयास किया कि भाई जवाई है, जवाई के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, तो जोधपुर से अगर पाली रोहिट को जोड़ा जाए पाइपलाइन, नई पाइपलाइन से, तो ये हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। मैं पिछले 4 साल से लगातार, मेरे पास एक कागज़ पड़े इसके कि मैंने कितने ज्ञापन, प्रतिवेदन, हर मीटिंगों में मेरे पास वीडियो बने। प्रभारी मंत्री जी आते थे, हम मीटिंग में बात करते थे, जयपुर में पीएचडी मंत्री जी से बात करते थे, मुख्यमंत्री जी से करते थे, मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी रहे निरंजन आर्य साहब से, पुखराज पाराशर से, हर जगह पे हमने ये बात को उठाया, और उठाने का असर भी हुआ। इस बजट के अंदर, पिछले बजट में नहीं आई, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ यार, इतना प्रयास करने के बाद नहीं आया। तो मैं और मेरे धर्मपत्नी जो प्रधान है, हम दोनों जाके मुख्यमंत्री जी से, शायद 28 फरवरी की बात होगी, हम मिले, और मुख्यमंत्री जी ने यही कहा प्रधान जी को कि भाई ज़िले में एक हो आप काम करना जनता के। तो उन्होंने कहा कि साहब हम जाए, लोग पानी पानी कर रहे हैं, पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ से पीएचडी डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा बनाई हुई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके गया था कि साहब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये पाइपलाइन आप जोधपुर से रोहिट तक, पाली तक की स्वीकृत दे दो, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और उससे पहले जोधपुर में भी पानी की कमी थी, तो कोई पानी पाली का रिजर्व कैसे करे, तो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना का जो 4th फेज़ है, उसमें हमने पाली रोहिट के गुणसी गाँवों का पानी रिजर्व कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को प्रोजेक्ट दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। 28 फरवरी को मिले, और 3 मार्च में बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर से रोहिट तक की पाइपलाइन के लिए 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। ये पाली के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और उसके बाद वो बीएसआर की दर चेंज हुई, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ के 37 करोड़ रुपये चली गई। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 37 करोड़ और 42 लाख रुपये जोधपुर से रोहिट तक नई पाइपलाइन के दे दिए। काम अंतिम चरणों में, पैसे नहीं दिए, काम अंतिम चरणों में। हमने मुख्यमंत्री जी को रोहिट में बुला के जनता के बीच में उस पाइपलाइन का शिलान्यास भी करवाया, और आज लगभग मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर का काम बचा है। मैं ये आपके माध्यम से पाली की जनता का इंश्योर कर रहा हूँ कि अब ये पाइपलाइन लग गई है, थोड़ा बहुत काम है पूरा हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता कि पाली में कभी ट्रेन से पानी लाने की या रोहिट में टैंकरों से पानी लाने की नौबत आएगी। पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा। जवई में पानी है तो जवई से पानी, और जवई से पानी नहीं है तो जोधपुर से हिमालय का पानी पाली और रोहिट के गाँवों को मिलेगा। और जवई बांध के पुनर्भरण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपये दिए। सही टनल को चौड़ा करने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए, आज उसका भी काम शुरू हो गया। तो जवई पुनर्भरण, जवई भी भरा रहेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि जो रही है वो पाली की पेयजल समस्या का समाधान करने की रही है। अब कई लोगों को ये लगता है कि साहब वो तो पाइपलाइन रोहिट तक ही आई, हम तो इसको पाली लाना, मैं इसी पे आ रहा था, हमने कई यात्राएं की रोहिट से पाली। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोहिट और पाली के बीच में नई पाइपलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कारण? इसका कारण ये है कि आज जो रोहिट में पानी जा रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू ही जा रहा है। जवई बांध की पाइपलाइन के थ्रू जो जवई का पानी है रोहित पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। और वो पाइपलाइन जरूर जीआई पाइपलाइन है, उसको डीआई में कन्वर्ट करने का, जो कि बार बार लीकेज की समस्या आ रही है, तो उसको डीआई पाइपलाइन लगाने का भी टेंडर जल जीवन मिशन के जो रोहिट का प्रोजेक्ट है उसमें हो चुका है।
तो यही पाइपलाइन काम आएगी। अगर पाली को नया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं नई पाइपलाइन। ये तो लोगों को क्या पता है, समझ में नहीं आ रहा है कि साहब वो तो रोड तक लाए, हम इसको आगे वो जागरूक नहीं होंगे सर, या बताया नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जोधपुर से रोहित नई पाइपलाइन लग रही है और रोहित और पाली के बीच में पाइपलाइन लगी हुई है। ये भी डीआई पाइपलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस पाइपलाइन के सारे जवाई का पानी जो जा रहा है और इन फ्यूचर भविष्य में पाली को जरूरत पड़ी तो उसी पाइपलाइन के सारे ये हिमालय का पानी पाली शहर में भी पहुंचेगा। बेहतर सर। महावीर जी, एक बात पे अपनी राय दीजिए। आपको विवाद याद होगा, पाली नगर परिषद चेयरमैन रेखा राकेश जी भाटी पानी की समस्या के लिए पद यात्रा जयपुर तक निकाली थी, बहुत विवाद हुआ था। मैं पाली में 10 जगह जाके मैंने मोहल्ले मोहल्ले में बात करी, सबका ये कहना था रेखा राकेश जी भाटी पानी की नियमित सप्लाई के लिए अशोक जी गहलोत के पास गए थे, उद्देश्य उनका अच्छा था और पार्टी में उनका विवाद हुआ। क्या अगर यहाँ से विधायक उनके साथ में हो जाते तो क्या अच्छा होता, या ये विवाद को बढ़ाने की जरूरत थी? अगर बीजेपी पार्टी की लीडरशिप उनके साथ में हो जाते तो ये काम हो जाता। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं आपकी राय जान रहा हूँ। पार्टी का अंदरूनी मामला है। कब गए वो रेखा राकेश जी भाटी पानी की जी कब गए? ये पदयात्रा हुई थी भी, आपसे तो ज्यादा किसको पता होगा। उससे पहले पाइपलाइन स्वीकृत हो चुकी थी, समझे आप बात? उससे पहले ये तो गर्मियों में ये गए तो थे ना, गर्मियों में गए। मेरे कहने का बात मतलब तो ये सुनो। जिस काम के लिए गए हो तो उसकी स्वीकृति पहले हो चुकी थी, बजट भी जारी हो गया था। फिर ये ऐसे गए थे? मुझे जानकारी नहीं क्यों गए थे। नहीं, वो उनकी मेरे पार्टी मेरे का आपसे मेरे मामला है। मेरे देखो, कहने का मैं आपको मैंने पूरी देखो मैंने तो पूरी गणित बताई आपको कि भाई ये समस्या थी पानी की, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बात है। पाली में समस्या रही पानी की, उस समय तत्कालिक परिस्थिति भी थी, समस्या थी। और तत्कालिक ये हो भी नहीं सकता कि एक 40 किलोमीटर या 70 किलोमीटर रोहित तक 32-40 किलोमीटर जोधपुर से रोहित पड़ता है, फिर 30 किलोमीटर आगे, तो न तो हम 40 किलोमीटर पाइपलाइन को महीने 1.5 महीने में बिछा सकते हैं, ना यहाँ ला नहीं हो सकते हैं। तो ये तो दीर्घकालिक परियोजना है। तो हमें उस समय पानी की किल्लत थी, लेकिन ये यात्रा निकली इनकी मई जून में। ठीक है, किसी के उद्देश्य पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तो ये कह रहा हूँ मार्च में मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई में स्वीकृति दे दी थी पाइपलाइन की। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, दूसरा, ये तो एक पाइपलाइन का विषय। दूसरा विषय मैं आपको कहना चाहता हूँ, केवल पाइपलाइन की बात नहीं है। एमएलए साहब सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं अस्पताल की सेवाओं के नाम पे। ठीक बात है। ठीक है, और पाली के अंदर एक रेफरल अस्पताल बन के रह गया था। आज पिछले 5 साल में संसाधन कितने बड़े आप देखना। आज पाली के अंदर जो मशीनें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो नए वार्ड बने हैं, आप जाके देखना। आईसीयू मुख्यमंत्री जी ने नए बनाए यहाँ पे, जो सिटी स्कैन की मशीनें हैं वो नई लगी। और सबसे बड़ा का जो काम यहाँ पे होता था कि हमारे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, जोधपुर रेफर। कार्डिक प्रॉब्लम या कार्डियोलॉजी नहीं, रेफर। आज मुख्यमंत्री जी ने पाली में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी चारों यूनिटें यहाँ पे स्थापित कर ली। हाँ, ये जरूर है कि कुछ डॉक्टर्स ने पोस्टिंग की, लेकिन वो आए नहीं, यहाँ पे लगे नहीं। तो आने वाले समय में आना तो पड़ेगा किसी न किसी को पोस्टिंग। तो ये 4 यूनिट हमारे यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो इसके बाद में पाली भी जोधपुर के हॉस्पिटल के बराबर में खड़ा हो जाएगा। हमारे मेडिकल कॉलेज अशोक गहलोत जी ने पिछले कार्यकाल में दी, नर्सिंग कॉलेज इस कार्यकाल में दी, उन्होंने आके यहाँ पे शिलान्यास किया। 280 बेड का अस्पताल बन रहा है। और शहर के अंदर जनता क्लिनिक खोले मुख्यमंत्री जी ने। हमारे नया गांव के अंदर आज कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, वहाँ जनता क्लिनिक मुख्यमंत्री जी ने खोल दिया। प्रतापनगर के अंदर खोला है, मानपुरा के अंदर खोला, रोहित के अंदर झीतड़ा पीएससी बने, कई साल हो गए थे, लेकिन इस सब सेंटर में चल गई थी। 2 करोड़ रुपए में अब शानदार बिल्डिंग बनी। मांडावास रोहित में सबसे बड़ा गांव है रोहित के बाद में, लेकिन वहाँ केवल सब सेंटर था, पीएससी नहीं था। मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पीएससी दे दी। इंद्रको की ढाणी के अंदर एक सब सेंटर 17 साल से किराए के कमरे में चलता था, वहाँ 41 रुपये में शानदार सब सेंटर की बिल्डिंग बन गई। बाकरीवाला ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के बाद भी वहाँ पे सब सेंटर नहीं था, आज वहाँ पे सब सेंटर हो गया। अभी थोड़े दिन पहले हमने उसका उद्घाटन भी किया सब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके। तो हर मामले में हर जगह पे नए पीएससी बने, शहर के अंदर नए जनता क्लिनिक खोले, बांगड़ अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में सुधार हुआ, मेडिकल कॉलेज में सुधार हुआ, नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हो गया, उसकी बिल्डिंग बन रही है, अस्पताल नहीं बन रहे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बहुत काम आए। फिर आए हम एजुकेशन पे। मैंने आपको पहले कहा कि हमने चुनाव 2001 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। 2001 में मैं कक्षाओं में जाके, यहाँ बीएससी की कक्षाओं में जाके कहता था कि हमें छात्र संघ का अध्यक्ष बनाओ, हम एमएससी खुलवाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये 2001 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ के जीतने वाले जनप्रतिनिधि ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और एमएससी कब खुली? 2021-22 में हमारे प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से पाली में एमएससी खुली।
ये ताजुब की बात है। हमारे से छोटा है सिरोही, हमारे से छोटा ब्यावर जिला हेडक्वार्टर तो अब बना है, जिला हेडक्वार्टर, लेकिन वर्षों पहले वहाँ पे एमएससी खुल गई। और यहाँ एमएससी खुलने के अंदर कोई ध्यान नहीं देता ईश्वर जनपद में। हमने ध्यान दिया क्योंकि हम उसी वेव से निकले हुए लोग हैं, उसी छात्र राजनीति से निकले। हमने पहले एसएफएस के माध्यम से एमएससी केमिस्ट्री खुलाई और अब पूर्णतः रेगुलर एमएससी खुल गई। एमए हिंदी अब खुली। हमारी जो गर्ल्स कॉलेज है हेडक्वार्टर की, वो 95 में स्थापित हुई, बीए और बीकॉम के सारे, और बीएससी खुलने में 27 साल लगे। हमने वहाँ पे बीएससी खुलवाई। हमारे आज मुख्यमंत्री जी ने पुण्यायता के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। हमारी सुल्तान स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई। हमारे आने वाले समय नया गांव की स्कूल, नाडी मोला की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो रही है। एक और स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई। सीनियर सेकेंडरी की स्कूल, हमारे सरोदर नगर बच्चों की जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम हो गई सीनियर सेकेंडरी के अंदर। हमारी हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल की स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी हो गई। और रोइड के अंदर पिछले 25 साल में जितने स्कूलें कर्मोन्नति हुई वो लगभग 15-16 स्कूलें हमारी 12वीं तक कर्मोन्नत हो गई। हमारी जैतपुर के अंदर इंग्लिश मीडियम हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश मीडियम अलग से खुल, दोनों चलेंगे। मांडावास के अंदर इंग्लिश मीडियम खुल गई, चोटिला के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई, हमारे रोइड के अंदर गर्ल्स स्कूल तो इंग्लिश मीडियम खुल गई, और 16 स्कूलें हमारी सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत हुई है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ कि हमारे रोइड के अंदर 84 गाँव हैं, और 84 गाँव के बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देने जाते थे, पूरे 70 साल में वहाँ पे 9 सेंटर थे। तो 84 गांव के बच्चे 9 सेंटर, तो हर बच्चे को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर उधर रन करना पड़ता था परीक्षा देने के लिए। मेरे पास ये मैसेज आया कि भाई परीक्षा सेंटर और खुलने चाहिए, और इसमें ज़्यादा कोई ईमानदारी से कोई काम करे तो ज़्यादा कोई लंबा माथाफोड़ी का विषय भी नहीं है। हमने प्रयास किए, 70 साल में 9 खुले, और पिछले 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने 6 सेंटर बोर्ड के नए खोल दिए। हमारे चैंडा के अंदर नया बोर्ड का सेंटर खुल गया, धौलेरिया में खुल गया, हमारे भाकरीवाला में खुल गया, झीतड़ा में खुल गया, चोटिला में खुल गया। इस तरह से 5-6 सेंटर नए बोर्ड के एग्जाम सेंटर खुल गए। तो हर मामले में, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के कर्मोन्नत की बात हो, चाहे कॉलेज में फैकल्टी की बात हो, और चाहे गर्ल्स कॉलेज में फैकल्टी की बात हो, और मैं तो अब ये उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, जनता का आशीर्वाद है, बनेगी। और आने वाले समय में हमारा जो पाली अब संभाग भी बन गया, तो पाली का जो बांगड़ कॉलेज आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में होगा, तो सब फैकल्टियाँ मिल जाएगी, और पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही के बच्चों को बहुत बड़ी समस्या जो पढ़ने को लेकर है उस समस्या का समाधान होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, जिसकी शुरुआत पिछले 5 सालों में हुई है। अब ले लो सड़कों की बात अपन, तो शहर की जितनी भी सड़कें आप स्थिति देख लो, म्यूनसिपलिटी क्या काम कर रही है, कितना काम हुआ, आप तो पता तो करो लोगों के बीच में जाके, जो नगर मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरा काम है। कहाँ सड़कों की स्थिति क्या, पेच नहीं हो रहे हैं, जगह जगह खड़े पड़े हैं। सीवरेज का काम हुआ, किस तरह से हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। बाढ़ के अंदर थोड़ा सा पानी आते ही गलियों के अंदर पानी भर जाता है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये भी मैंने देखा था, ये भी भराव क्षेत्र है। आज कई जगह खाली प्लॉट पड़े, उसमें आज भी पानी है, पानी की निकासी भी नहीं, और सड़कों की स्थिति भी ज़्यादा खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पाली की जो चारों दिशाओं की सड़कें हैं, उस सड़कों को सुधारने के लिए उन्होंने 25-30 करोड़ रुपए पाली को दिए। आज जो आपकी सड़क है घुमटी से लेकर हाउसिंग बोर्ड तक की जो डिवाइडर युक्त सड़क बनी है, वो नगर परिषद ने नहीं बनाई, नगर परिषद तो एजेंसी है केवल। वो पैसा भी मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किया, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का पैसा है। आपका जो अब काम चल रहा है यहाँ पे धीरे चल रहा है, क्योंकि एजेंसी इसकी तो म्यूनसिपलिटी थी, और काम भी जिस क्वालिटी से होना चाहिए था वो क्वालिटी भी नहीं हुई, और रोड बनते टूट गई, पेच वर्क हो रहे थे, उसकी भी जाँच की मांग की हमने, उसकी भी जाँच चल रही। नया गांव से लेके आपके कॉलेज तक, ज्योतिबा फुले सर्कल तक की सड़क डिवाइडर युक्त बन रही है। एक सड़क आपके बनी है नया बस स्टैंड से लेके पनियारी चौराहे तक डिवाइडर युक्त बनी, सर्किट हाउस से लेके बनी। ये सब पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया। साईं बाबा से मंदिर से लेके खेताराम जी की प्याऊत तक जो सड़क बनी है वो मुख्यमंत्री जी ने दिया। और मुझे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, डीएमएफटी का मेंबर बनाया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। कोई समझता ही नहीं था कि ये ट्रस्ट क्या है। उसमें से भी पैसे हमने लाके सड़कों में दिए। मंडिया रोड के 6 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत हुए हैं, और भी छोटी छोटी सड़कों के हुए। और रोड के अंदर मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा से और डीएमएफटी से हमने लगभग 40 गांवों में मिसिंग लिंक की सड़कें बन रही है। आप यहाँ से मंडिया रोड होते सीधी रोड ये बालोतरा जाती है, 120 किलोमीटर बालोतरा की दूरी है। लेकिन फिर भी पाली के लोग क्या करते हैं, जोधपुर होते हुए जोधपुर होते क्यों जाते हैं कि ये सड़क ठीक नहीं है। यहाँ 15 बसें आती है, 15 जाती है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, एक पत्र लिखा मैंने, और वहाँ मुख्यमंत्री जी जाकर दिया कि साहब पाली और बालोतरा दोनों टेक्सटाइल सिटी है, और ये बालोतरा के पास 3 बड़े तीर्थ स्थान है, जैन तीर्थ नाकोड़ा जी है, जसोल भटेणी जी के स्थान है, ब्रह्मधाम आसोत्रा है। अगर ये सड़क सुदृढ़ीकरण या चौड़ाईकरण हो जाता तो लोगों का आवागमन में आसानी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 44 करोड़ रुपए दिए, और आज आप जाके देखो कि शानदार सड़क वहाँ पे रूपावास से लेके पुख्तारी तक शानदार चौड़ी सड़क बन चुकी है। और दूसरी सड़क पाली से रूपावास होते हुए, कुलताना होते हुए, बादराजन होते हुए, ये जालोर की जो कनेक्टिविटी है,
इस सड़क को भी हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, 52 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने RSRDS के माध्यम से इसको दिए, इसका भी काम शुरू हो गया। पिपलिया इंद्रको की ढाणी से सरदार संबंध, मंडली दर्जियान से इंद्रको की ढाणी, खुंडावास से मालवा, खुंडावास से सिदरिया, सुकरलाई चटला, धर्मदरी, ये कितनी लिस्ट मैंने काम किया है। मैंने चीज़ों के कागज़ बार बार मुख्यमंत्री जी तक एप्लीकेशन पहुँचाई, तब ये सब मेरे याद है ना, मेरे को एक एक चीज़ याद है कि सड़कों के मामले में पिछले 5 साल में अभूतपूर्व काम हुए, हमने काम किए। शिक्षा में मेरी एक बात छूट गई थी, रोहित के अंदर कॉलेज खुले हुए 5-7 साल हो गए थे, पूरा बैच, एक कॉलेज का 2 बैच निकलने वाले हैं, वो एक स्कूल के अंदर पढ़ रहा था, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो DMFT से पैसे स्वीकृत हुए, आज 6 करोड़ रुपये में रोहित में कॉलेज की शानदार बिल्डिंग बन रही है। तो चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरह से चहुमुखी विकास हुआ, वो पाली भी हुआ। हमने सरकार बनाने में पाली की भागीदारी नहीं रही, हमारे यहाँ से कोई विधायक जीता हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं जोधपुर का छोटा भाई पाली को मानता हूँ, और उसको उन्होंने निभाया, पाली को संभाग बना दिया। और आज यहाँ पे संभागीय आयुक्त बैठने शुरू हो गए, यहाँ पे IG बैठने शुरू हो गए, आने वाले समय में यहाँ पे पानी का, लाइट का, चीफ इंजीनियर का ऑफिस यहाँ पे बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा, तो पाली का विकास और दुगनी रफ्तार से आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। और हमने 5 साल में ये किया है। हमारे पूरे रोहित में 84 गाँव के बीच में एक तहसील कार्यालय था। किसानों का काम सबसे ज़्यादा पड़ता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पड़ता है, छोटे छोटे काम के लिए उनको तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जो हमारे धिंगाणा में, भिंडर में, जो कुलताना में या पुख्तारी में रहने वाले लोगों को रोहित तहसीलदार जी तक जाने के लिए 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि जैतपुर एक सेंटर और है, चौराई सेंटर का, उसमें अगर आप उप तहसील खोल दो तो लोगों को आवागमन में ये परेशानी होती है, वो नहीं होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने जैतपुर में उप तहसील खुल गई, आज वहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्टिंग हो गई, और किसानों को अब काम के लिए, तहसील के काम के लिए रोहित सबको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक नया सेंटर जैतपुर डेवलप हो गया। हमारे 84 गाँव के बीच में एकमात्र पुलिस थाना था रोहित में। हमने जैतपुर में चौकी थी, केरला में चौकी थी। हमने मुख्यमंत्री जी निवेदन किया कि जैतपुर हम सेंटर बनाना चाहते हैं चौराहे का नया, इसको पुलिस चौकी को पुलिस कर्मोन्नत थाने में कर्मोन्नत कर दो। मुख्यमंत्री जी ने आज वहाँ पे थाना बना दिया। तो कितने काम पिछले 5 साल से हुआ। वैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने विकास कार्य की बात करी थी, सिर्फ आपने मुझे कम से कम 50 से 100 काम की ना दिए। तो ये आशा करता हूँ जनता आपको समझेगी इस बात को। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, अगर पार्टी आपको टिकट देती है पाली विधानसभा क्षेत्र से, तो पाली की जनता को क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 25-30 साल के जो कैरियर है मेरा छात्र राजनीति से लेकर आज तक, वहाँ पे हमने ईमानदारी से काम किया और आगे भी हम ईमानदारी से काम करेंगे। पिछले 4.5 साल 5 साल में चुनाव हारने के बाद भी हमारे से जो बन पड़ा, हमने पाली की जनता के विकास के लिए, आपदा में उनके साथ, सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे और विकास के लिए अपनी ओर से जितनी भी छोटी सी भागीदारी होनी चाहिए वो निभाई, और मैंने आपके माध्यम से सबको ये अवगत भी कराया। और इसी भागीदारी का परिणाम है कि जिले में जहाँ कांग्रेस सब जगह हारी है, रोहित में बहुमत के साथ में कांग्रेस प्रधान बनाने में कामयाब रही। और मैं ही नहीं, प्रधान जी भी नियमित रूप से वहाँ बैठती है। हमारे प्रधान का ऑफिस भी नहीं था रोहित में ढंग का, आज वहाँ पे ऑफिस हमने बनाया, मीटिंग हॉल हमने बनाया, CB ऑफिस का रिनोवेशन करवाया, और पंचायत समिति के जो फंड का है उसका सदुपयोग करते हुए हर गाँवों में हमने विकास के काम कराए। तो चाहे मैंने जो काम किए या जो कामों में हमने भागीदारी निभाई उसको लेकर, जो प्रधान जी ने जो काम किए, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के चहुमुखी विकास के साथ पाली को जो सौगातें दी, उन सब सौगातों को याद रखते हुए आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए। और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाते हैं तो हमारी जो विकास की ये दौड़ है और दुगनी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगी। अभी भी पाली में बहुत कुछ करने को बाकी है। पाली की जनता को अभी तक जो MLA का जो होना चाहिए ना, कि MLA क्या कर सकता है जनता के लिए, वो भी नहीं हुआ। आने वाले समय में ये काम होना चाहिए कि हमें रोजगार की दिशा में किस तरह से आगे बढ़े। आज रोहित में आने वाले समय में DMIC आने वाली है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत बड़ा बिजनेस का हब रोहित बनने वाला है। तो उसमें वहाँ के किसानों को भी किस तरह से लाभ हो। आज किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी तो उनको पीछे क्या रहेगा, तो किसानों को किस तरह से लाभ हो, उसको उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, लोकल लोगों को उन कंपनियों के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए और उनका भी विकास हो। प्रदूषण रहित उद्योग चले, क्योंकि पाली की प्रदूषण की समस्या बड़ी है, जिससे किसान यहाँ के परेशान है, यहाँ का मजदूर परेशान है, यहाँ के इंडस्ट्रीज भी परेशान है। तो हमारा ये ध्येय रहेगा कि पाली में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो, ताकि यहाँ के तीनों वर्ग, किसान, मजदूर और उद्योगपति, तीनों सुखी कैसे रह सके। और ये जो हमारी जो
पानी का भराव की बात है, जो शहर के अंदर जो सड़कों की बात है, हमारा जो यातायात की सुविधा सुचारू होनी चाहिए। जगह जगह पे आज अतिक्रमण रोके हैं, बाजार के अंदर कोई जा नहीं सकता है, तो ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे शिक्षा में नया आयाम कैसे स्थापित हो, पाली में यूनिवर्सिटी कैसे बने, हमारे अस्पताल की जो सेवाओं का है और कैसे अच्छा विस्तार हो, और किसानों के खेतों को पानी कैसे मिले, सिंचाई के जब जवाई बांध में पानी की भराव क्षमता हो रही है तो आने वाले समय में हमावास बांध का भराव क्षमता कैसे बढ़े, कमांड एरिया कैसे बढ़े। अगर किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा तो उनकी जो जीविकोपार्जन है वो और ज़्यादा आसानी से होगा, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगी। तो मैं यही हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, मैंने एक मुख्यमंत्री जी ने बीच में बजट से पहले जयपुर में हमें संवाद के लिए बुलाया तो सुझाव मांगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें 15 जनों को बोलने का मौका मिला राजस्थान में, उन्होंने मेरे को भी बुलाया। मैंने वहाँ एक सुझाव रखा था कि आज कोचिंग का और लाइब्रेरी का चलन है, तो सरकार की ओर से हर ब्लॉक पे और फिर हर ग्राम पंचायत पे और शहर में जगह जगह पे सरकार की ओर से लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए। बच्चों को पढ़ने का मटेरियल मिलना चाहिए, उनको सुविधा निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए ताकि वो पढ़ सकें। उसके साथ महापुरुषों की जीवनी के बारे में, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने आज लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव लिया है। हर ग्राम पंचायत पे महात्मा गांधी जी के नाम से वाचनालय खोलने का काम शुरू किया है। तो ये आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं पुनः आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और पुनः पाली की जनता से यही कहूँगा कि आशीर्वाद रखें और हम आपकी अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य निर्वहन को पूरा करने की पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये थे महावीर जी शुक्लाई। आपसे जाते जाते एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्त, हमारी कोशिश रहती है हर विधानसभा क्षेत्र में छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से कार्यकर्ता के पास जाके हम लोग ये बताने की कोशिश करें जो बड़े मीडिया हाउस नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है। आप लोगों को हर नेता की व्यक्तिगत जानकारी हो, मेरी कोशिश यही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद।